लेवल 2 ट्रेनिंग के सीजन 3 की हर क्लास की शुरुआत हम सब त्रिपदी वंदना के साथ करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप सबके हाथ पूरी विनम्रता के साथ नमस्कार मुद्रा में आनंद केंद्र के सामने, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सचम। सीखने, सिखाने, प्रेरणा और प्रोत्साहन देने वाले इस 8 PM लर्निंग आवर से जुड़ने वाले सभी परीक्षा साधक, परीक्षा प्रशिक्षक और अपने अध्ययन और अनुभव से हम सबको सही गाइडेंस देने वाले रेस्पेक्टेड मोदी सर को मेरा प्रणाम और आप सब से मेरा सादर जय जिनेंद्र। A very good evening everyone. I hope you all are following the 7 C's of good and effective communication. Philosophy teaches us that we exist in duality, यानी कि हमारा अस्तित्व द्वंद्वात्मक है। और जैसे ही हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा अस्तित्व द्वंद्वात्मक है, तो we realize that there must be some communication, means of communication between the subtle spiritual self and the gross physical body. यानी कि शरीर में ऐसा बिल्ट इन मैकेनिज्म है जिससे ये इंटर कम्युनिकेशन होता है, और वो है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो चलिए आज जानते हैं लोकेशन ऑफ दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर एसोसिएशन विद साइकिक सेंटर्स। चैतन्य केंद्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों के साइंटिफिक परसेप्शन को हम विस्तार से जानेंगे, और उसे बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सूरत से रेणु जी नाहटा। आप लेवल 2 ट्रेनर है, आपने MA इन साइंस ऑफ लिविंग में किया है, और आप लास्ट 4-5 सालों से परीक्षा फाउंडेशन में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओवर टू यू रेणु जी। थैंक यू सुधा जी। ओम अरहम। परीक्षा प्रणेता के चरणों में कोटिशः वंदन। आदरणीय मोदी जी सर और सभी ट्रेनर्स को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का युग समस्याओं का युग है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्या का सामना कर ही रहा है। कोई अपने गुस्से से परेशान है तो कोई अपने डर से। आदमी चाहता नहीं है कि वो गलत व्यवहार करे, किसी के साथ बुरा आचरण करे, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए वो बहुत बार बहुत सारी गलतियां करता है। बाद में उसे पछतावा भी होता है, बट सुधारने का, समझने का उसके पास कोई उपाय नहीं होता है। कई बार हम बाहरी उपदेश सुनते हैं तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। हम सोचते भी है कि जाकर हम आगे से ऐसा ही अपने जीवन शैली में अपनाएंगे, परंतु पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि स्थायी परिवर्तन केवल विचारों से संभव नहीं है। इसके लिए इसके रूट कॉज तक जाना आवश्यक है कि ऐसा क्या है हमारे भीतर जिसमें चेंज करके हम अपने अंदर ऐसा परिवर्तन ला सके कि हमारा व्यवहार, हमारी जीवन शैली, हमारी चीजें परिवर्तित हो जाए और हम जैसा चाहते हैं वैसा आचरण कर सकें। ये परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा है। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में चैतन्य केंद्र प्रेक्षा द्वारा इन सभी समस्याओं का समाधान संभव है। आइए जानते हैं चैतन्य केंद्र प्रेक्षा क्या है। पीपीटी लगा दीजिए ना सुधा जी प्लीज। मुझे दीजिए। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा जो है वो हमारी लगभग सभी समस्याओं का समाधान करने में, फर्स्ट स्लाइड लगा दीजिए,
ये ठीक है? इसके बाद ओके। हाँ। जी, चैतन्य केंद्र परीक्षा क्या है? तो चैतन्य केंद्र परीक्षा है अपनी चेतना के स्रोत और उनको देखने की साधना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 13 चैतन्य केंद्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति में चैतन्य जो है वो मानव शरीर में विद्यमान, चैतन्य केंद्र मानव शरीर में विद्यमान कुछ ऐसे स्थान है जहां चेतना सघन रूप से व्याप्त है। उन विशेष स्थानों में बाकी अन्य स्थानों से चेतना बहुत ज्यादा अधिक होने के कारण वे एक विशेष शक्ति के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर के सभी अवयवों में सक्रियता प्रदान करती है। तो हम इससे समझ पाते हैं कि चैतन्य केंद्र कितने इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे शक्ति स्थान है हमारे शरीर में जो सारे के सारे अवयवों को जो है वो प्रभावित करते हैं। इनके अंदर एक विशेष आवेगात्मक बल उत्पन्न होता है और इन आवेगात्मक बलों के उत्पन्न होने के 13 स्थान जो है वो 13 चैतन्य केंद्र के रूप में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें बताए हैं। शरीर विज्ञान जहां इन बलों के उत्पन्न होने का कारण एंडोक्राइन ग्लैंड्स मानता है, वहीं हठ योग में 7 चक्रों की व्याख्या की गई है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनकी संख्या 7 है, चक्रों की संख्या 7 है जो हठ योग में बताए गए हैं। पर हमारे पास 13 चैतन्य केंद्र क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में चैतन्य केंद्र ग्लैंड्स और चक्रों के समान ही हैं, लेकिन हाँ, नेक्स्ट स्लाइड चला दीजिए। आइए हम बात करते हैं कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का वैज्ञानिक आधार, किस प्रकार चैतन्य केंद्र अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा द्वारा किस प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों को संतुलित किया जा सकता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों का संतुलित किया जाना ही चैतन्य केंद्र प्रेक्षा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। एनाटॉमी मेडिकल कॉलेज कर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर चार्ल्स एस कॉर्डियार्ड लिखते हैं कि इन ग्रंथियों के आधार पर मनुष्य के जीवन की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की गई है। उन्होंने बताया अपने बुक में कि मनुष्य जीवन जो है वो जो अवधारणा वो बता रहे हैं ग्रंथियों की, वो लगभग भारतीय आध्यात्मिक जो शोध किए गए हैं उनसे 100% मेल खाती है। डॉक्टर स्कॉटियार्ड लिखते हैं कि आंतरिक स्राव वाली ग्रंथियां एक महान शासक के रूप में गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक स्त्रियों, पुरुषों तथा समस्त रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट स्लाइड जी। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर है, शायद आप में से काफी लोग पहचान पा रहे होंगे। अगर इस तस्वीर को आप पहचान पाते हैं तो ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर है नेपोलियन बोनापार्ट की। इनके ऊपर एक रिसर्च किया गया। द ग्लैंड्स ऑफ डेस्टिनी बुक के लेखक डॉक्टर इवो गेकिकॉव, उन्होंने इन पर रिसर्च किया और उन्होंने यहाँ तक मान लिया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण रखने वाले लोगों ने इतिहास पर अधिकार रखा है। नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण देते हुए डॉक्टर कॉव लिखते हैं कि यदि वाटरलू के युद्ध के समय नेपोलियन की पिट्यूटरी ग्लैंड में खराबी नहीं आती तो वे युद्ध नहीं हारते। जो नेपोलियन इतना दूरदर्शी था, निर्णय लेने की अदम्य क्षमता उसके पास थी, उसकी ये विलक्षण क्षमता और विवेक बुद्धि इस तरह लड़खड़ा गई कि उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। ये सारी बातें तब प्रकाश में आई
अब आप कहेंगे कि कैसे पता चला, इस पर रिसर्च किया गया जब उनका पोस्टमार्टम हुआ। सेंट हेलेना में जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर जो है वो ये बताया गया कि जब तक नेपोलियन की अंतःस्रावी ग्रंथियां सशक्त रही, नेपोलियन सारी दुनिया को जीतता रहा, पर जैसे ही वह इन शक्तियों से वंचित हुआ वह नष्ट ही हो गया। तो इन दो बातों से, रिसर्च से हम ये समझ सकते हैं कि जो साइंस है वो ये मानती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्य के जीवन पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल रखती हैं। शरीर की आकृति कैसी हो, उसकी प्रकृति, उसका निर्माण, उसके विचार व्यवहार, सब में हार्मोन के रसों का भारी हस्तक्षेप रहता है। कई बार तो वे मनस्थिति को भी प्रभावित करते हैं। स्वचालित नाड़ी तंत्र की गतिशीलता तक में उनकी स्थिति में कई बार हेरफेर इन्हीं हार्मोन्स के कारण हो जाता है। जहां तक खोज का विषय है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को और उनसे प्रवाहित होने वाले रसों के स्वरूप को तो जान लिया गया कि कौन सी ग्रंथियां हैं, उनसे किस प्रकार के रस प्रवाहित होंगे, उनके क्या क्या इफेक्ट मनुष्य पे आ सकते हैं, उसका रासायनिक विश्लेषण भी कर लिया गया है। पर उसके असाधारण महत्व का और उसमें यदि कोई असंतुलन हो जाए तो उसके नियंत्रण का कोई भी परमानेंट उपाय अभी तक विज्ञान के हाथ नहीं लगा है। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। शरीर शास्त्रियों के सारे निष्फल रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या हार्मोन पर नियंत्रण हो सकता है? बहुत सारी खोज चल रही है इन हार्मोन्स को, नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए सुधा जी, इन हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, इससे ऊपर वाले, हाँ, हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, शरीर में इनका कार्य कैसे होता है, ये सब की अभी हम चर्चा करेंगे। कि पर प्रश्न ये उठा कि क्या इन पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्या इन्हें संतुलित किया जा सकता है? किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया जा सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने कई वर्षों तक साधना करके प्रेक्षा ध्यान पद्धति में चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के रूप में यह अवदान दिया है, जिसमें प्रेक्षा द्वारा अंतश्चेतना की गहराई तक प्रभावित किया जा सकता है। जहां तक इन हार्मोन्स के मूलभूत उद्गम का बात है, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी कहते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं वे सभी अवचेतन मन हैं, सबकॉन्शियस माइंड है। विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर के दो नियामक तंत्र हैं, एक है नाड़ी तंत्र और दूसरा ग्रंथि तंत्र। ये नाड़ी ग्रंथि तंत्र जो है वो संयुक्त प्रक्रिया द्वारा मानव के व्यवहार पर प्रभाव डालता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है वो मनुष्य की कार्यशैली को प्रभावित करता है, और इसका ये कार्य कैसे करता है, नर्व्स इंपल्स के द्वारा, तंत्रिका आवेश के द्वारा ये काम करता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र है, इसकी कार्यशैली है हार्मोन। हार्मोन जो रस है वो सीधे ब्लड में जाके मिलते हैं और पूरे शरीर के सभी अंगों तक उस ब्लड के द्वारा संदेश पहुंचा देते हैं। ये संदेश आवेगात्मक होते हैं। मस्तिष्क में सक्रियता बढ़ने का कारण अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी मस्तिष्क के अंदर होने वाली क्रियाओं को प्रभावित करती है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को इतना प्रभावित करते हैं कि इनको दो की बजाय, जैसे नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र, दो की बजाय एक ही तंत्र मान लिया गया है, नाड़ी ग्रंथि तंत्र। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम ये कहें कि नाड़ी तंत्र में हमारी सारी वृत्तियां अभिव्यक्त होती है और अनुभव में आती है, फिर व्यवहार में उतरती है। आदतों का जन्म ग्रंथि तंत्र में होता है, वे मस्तिष्क के पास पहुंचती है, अभिव्यक्त होती है और फिर व्यवहार में उतरती है। इस प्रकार ये दोनों तंत्र संयुक्त रूप से मिलकर काम करते हैं। आज हम क्योंकि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं, तो हम
नाड़ी तंत्र के बारे में ज्यादा ना जानते हुए ग्रंथि तंत्र की चर्चा करेंगे कि कहाँ से कौन से हार्मोन का जो है स्राव होता है, वो किस प्रकार से काम करते हैं और कैसे चैतन्य केंद्र प्रेक्षा द्वारा उनको बैलेंस कर हम अपना मनचाहा नियंत्रण कर सकते हैं, उनके स्राव को घटा या बढ़ा सकते हैं। जितनी आवश्यकता हमें हो उतना हम उनका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि कम या ज्यादा चाहिए तो हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा द्वारा उनको संतुलित कर अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्रंथि की। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि शरीर की वो संरचना है जो कुछ पदार्थों, ऐसी संरचनाएं हैं जो कुछ नया पदार्थ बनाती है। जैसे ग्रंथियों से पसीना निकलता है, सीबम निकलता है, तेल, दूध, एंजाइम या हार्मोन भी निकलता है। ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। आज हम अंतःस्रावी ग्रंथि की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र जो है वो किस प्रकार काम करता है, आप स्क्रीन में ये देख सकते हैं कि ये फीडबैक पद्धति द्वारा काम करता है। जब मस्तिष्क संदेश देता है, हाइपोथैलेमस से संदेश जाता है ग्रंथियों को कि आपको हार्मोन का जो है निर्माण करना है और उसे ब्लड में भेजना है, तो जैसे ही ग्रंथियां हार्मोन का निर्माण करती हैं, ब्लड में वो उनका सप्लाई कर देती हैं, देन वो मस्तिष्क को वापस संदेश भेजते हैं कि हमारा काम कर लिया गया है, इतनी मात्रा में हमने ये जो है हार्मोन का उत्पादन कर दिया है आवश्यकता के अनुसार, जैसा उनको संदेश मिलता है। मेजर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, ये बताने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि किस प्रकार से काम करता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, मेन 3 एक्सिस जो है, वैसे तो सारे के सारे ही हाइपोथैलेमस में जो है बनते हैं हार्मोन, और पिट्यूटरी के द्वारा उनको संचालित कर बाकी सभी ग्रंथियों को जो है भेजा जाता है कि आपको ये वाले हार्मोन का स्राव करना है। तो इसमें मुख्य जो एक्सिस है वो 3 एक्सिस बताए जाते हैं: HPT, HPA, HPG, यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड। जब हाइपोथैलेमस थायराइड ग्लैंड के लिए अपना जो है मैसेज बनाता है तो वो पिट्यूटरी को देता है और पिट्यूटरी फिर थायराइड ग्लैंड को देती है। इस तरह से एड्रिनल और गोनाड्स के साथ भी यही काम होता है। वो वहां पर जाते हैं, संदेश पहुंचाते हैं, उस ग्रंथि से स्राव निष्कासित किया जाता है और फिर उसी ग्रंथि से वापस मस्तिष्क को संदेश भेजा जाता है कि स्राव का निष्कासन कर दिया गया है। आगे जी, तो अब हम आ जाते हैं मुख्य चैतन्य केंद्रों पर और अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। पहले की स्लाइड्स में आपने देखा कि किस तरह 13 ग्रंथि तंत्र हैं हमारे पास और 7 जो है 13 चैतन्य केंद्र है और मुख्य 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। सबसे पहले हमारा जो मुख्य केंद्र है वो है ज्ञान केंद्र। ज्ञान केंद्र अंतःस्रावी ग्रंथियों का हमारे मस्तिष्क में, चैतन्य केंद्रों में हमारे मस्तिष्क में चोटी का स्थान। ये कोई ग्रंथि तो नहीं है, पर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो लघु मस्तिष्क, बृहन मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क तीनों से जुड़ा हुआ है, यानी कि इन तीनों हिस्सों पर नियंत्रण करने की क्षमता इसके पास है। तो ज्ञान केंद्र पर केंद्रीय नाड़ी संस्थान का ये सबसे प्रमुख जो है वो स्थान है। ज्ञान केंद्र पर चित्त को केंद्रित कर वहां पर होने वाले प्रकंपनों का जब अनुभव किया जाता है तो परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के इन हिस्सों में आए किसी भी प्रकार के असंतुलन को दूर कर दिया जाता है। बुद्धि, स्मृति, इंटेलिजेंस और अनेक क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि
रिकॉर्ड्स में ऐसा है कि अब तक ब्रेन के सिर्फ 12% हिस्से का मैक्सिमम यूज किया गया है। यानी कि ज्ञान की क्षमता हमारे पास इतनी है, परंतु उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही कम हुआ है। हम नॉर्मल तो 2 या 3%, 5% कोई ज्यादा करते होंगे। तो यानी कि हमारे पास इतना ज्ञान का भंडार पड़ा है, पर उसका यूज नहीं हो रहा है। तो ज्ञान केंद्र पर जब हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में प्रेक्षा करते हैं, वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव कर वहां से चेतना को जागृत करते हैं, तो हम उस ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग ले सकते हैं। नेक्स्ट। जी, हाइपोथैलेमस, इट हैज रिलेशन विद शांति केंद्र। शांति केंद्र जो है वो भी डायरेक्ट कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बट ये केंद्र जो है हमारी चेतन, जैसे हमने पहले जाना कि 7 ग्रंथियां हैं, लेकिन हमारे पास चैतन्य केंद्र 13 हैं, क्योंकि उन विशिष्ट स्थानों का विशिष्ट योगदान है हमारे शरीर को चलाने में, उसका नियमन करने में जो है वो अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आचार्य श्री ने कुछ अलग से हमें केंद्र दिए हैं जिनकी प्रेक्षा हमें करने से बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। तो दूसरा केंद्र आचार्य श्री ने बताया शांति केंद्र, यह हाइपोथैलेमस का स्थान है। ये जो हाइपोथैलेमस है यह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से जो है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में रहने के कारण, सीधे संपर्क में रहने के कारण इसके अधिकार क्षेत्र में बहुत सारा काम आ जाता है। नाड़ी संस्थान और अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का संगम बिंदु भी इसे कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मस्तिष्क में 4 प्रकार की तरंगे होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। बीटा तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक है और उसी क्रम में घटते हुए डेल्टा तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। इन मस्तिष्क तरंगों का संबंध हाइपोथैलेमस से है। तो जब शांति केंद्र पर प्रेक्षा की जाती है तो इन तरंगों की आवृत्ति पर नियंत्रण हो जाता है, परिणाम स्वरूप मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, भावधारा और विचारधारा पर नियंत्रण प्राप्त होता है। दूसरा, हाइपोथैलेमस के बारे में पहले बताया ही था कि सभी हार्मोन्स का जो निर्माण है वो मुख्यतः हाइपोथैलेमस में ही होता है। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है हमारा शांति केंद्र, मानसिक शांति के लिए और अपनी तरंगों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ज्योति केंद्र। ज्योति केंद्र का जो स्थान है वो पीनियल ग्लैंड का स्थान है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का पीनियल ग्लैंड। ज्योति केंद्र के प्रभावों को देखते हुए ऐसा लगता है कि पीनियल ग्लैंड पर अभी बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है। अभी शायद इसके प्रभावों को विज्ञान समझ तो पाया है, पर और भी रिसर्च करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां जो है वो छिपी हुई हैं। अभी तक के रिसर्च के हिसाब से जो है कि पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स का निर्माण करता है। ये 2 मुख्य हार्मोन हैं, जिसमें से मेलाटोनिन जो है वो निद्रा और जागरण पर अधिकार रखता है, नियंत्रण करता है। दूसरा जो है सर्केडियन रिदम, यानी कि जैविक घड़ी जो है वो भी इसी के नियंत्रण में है। पूरे 24 घंटे मनुष्य के जीवन में प्राण धारा कौन से अंग पर किस समय होगी, इसका पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो इसी ग्रंथि के हाथ में है। इसीलिए इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। सेरोटोनिन है वो एक प्रकार का फील गुड हार्मोन है। सेरोटोनिन के जो स्राव हैं वो हमारे मूड को भी प्रभावित करते हैं, व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं, हमारी ग्रंथियों को पर इनका डायरेक्ट असर है। तो हमारी आंतों को भी कहते हैं कि सेरोटोनिन काफी प्रभावित करता है। तो सेरोटोनिन को अगर हम वो भाषा में समझें, आध्यात्मिक भाषा में, तो अमृत स्राव के नाम से भी जाना जाता है, कि जो सुबह सुबह 3 से 5 के समय में। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में जब हम ये ज्योति केंद्र पर ध्यान करते हैं तो पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे
नियंत्रण में आता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जहां बात होती है, तो मिड ब्रेन एक्टिवेट करने के लिए भी पीनियल ग्लैंड के स्रावों को संतुलित करना जरूरी होता है। पीनियल ग्लैंड को ही एक्टिवेट किया जाता है। इसके डिसऑर्डर से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, मूड स्विंग हो सकते हैं, पैप्टिक और स्टमक अल्सर हो सकता है, सोने के पैटर्न में डिस्टरबेंस हो सकता है, और गोनाड्स ग्रंथि पर भी, काम इच्छा पर भी ये काफी हद तक नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट स्लाइड। पिट्यूटरी ग्लैंड, जी, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जो है, ये अभी हमने जो बात की नेपोलियन बोनापार्ट की, इसी ग्रंथि में जो है वो सबसे ज्यादा खराबी आई थी, जिसके कारण से उसे वाटरलू के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। तो पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहुत सारे हार्मोन्स का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे हमने एक्सिस की बात की थी, तो ये सभी ग्रंथियों को जो है वो मैसेज भेज रही है कि आपको ये स्राव का निर्माण करना है। इसकी उत्तेजना जो है वो यहीं से आती है। दर्शन केंद्र के साथ इसका रिलेशन है। जब हम अपने दर्शन केंद्र, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के अंतर्गत अपने दर्शन केंद्र पर अपने चित्त को एकाग्र कर वहां पर प्राण के प्रवाह का और उसके कंपन का अनुभव करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रभावित होता है, और उसके जितने भी हार्मोन्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रेसिन है, ग्रोथ हार्मोन है, मनुष्य लंबा छोटा बड़ा कद मोटाई वो सब इसके नियंत्रण में है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, बहुत सारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, मतलब लगभग सारे के सारे ग्रंथियों को जब ये प्रभावित कर सकता है तो इसके पास क्षमता बहुत बहुत ज्यादा है। तो दर्शन केंद्र पर जो है ध्यान करना चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट स्लाइड। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों की, ये गले के स्थान पर स्थित होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं गले में, ये हमारी थायराइड ग्रंथि है। एच के आकार की जो बनी हुई ग्रंथि है वो हमारा थायराइड ग्लैंड है। नीचे जो दिख रहा है वो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है। ऊपर आप देख पाएंगे तो वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड गले में श्वास नली के पास शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसकी आकृति एच के तरह है। थायरॉक्सिन का ये निर्माण करती है। T4, T3, T4 जो मेन हार्मोन है जो थायराइड का लिए जिम्मेदार है, उनका जो है ये स्राव करती है। भोजन के ऑक्सीकरण में और उपपचय की दर का भी ये नियंत्रण करती है। इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो तो आयोडीन के संबंधित जैसे घेघा और बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और पैराथायराइड जो हार्मोन है वो रक्त में कैल्शियम की दर को, CA की दर को जो है वो बढ़ाता है, जो विटामिन डी की तरह काम करता है। कैल्शियम का नियंत्रण करने के कारण, यदि समझिए अगर कैल्शियम की मात्रा में असंतुलन हो जाए तो कैल्शियम हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, तो हड्डियों में जो है दर्द हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इसके कारण हो सकती है। तो इस तरह से अपने विशुद्धि केंद्र पर प्राण के प्रवाह का, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव कर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स पर, नीचे जो आप देख पाएंगे कि दूसरी ग्रंथि में चार डॉट्स जो है वो गले पर 4 पीले रंग के दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। तो इन पर विशुद्धि केंद्र पर जब हम प्राण के प्रवाह प्रकंपनों का अनुभव करते हैं तो इनके हार्मोन्स पे नियंत्रण जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। बाकी आप सभी स्लाइड पे देख सकते हैं कि ये मिनरल्स पर नियंत्रण करते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम के नियंत्रण में हेल्प करता है, मसल्स और बोन को स्ट्रेंथन प्राप्त करता है। इसके अलावा भी बहुत 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 सारे काम हैं जो ये ग्रंथियां करती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा थाइमस ग्लैंड, आनंद केंद्र। नाम से ही आनंद, खुशी,
सुख जिसे हम कहते हैं भौतिक सुख नहीं, एक ऐसा आनंद जो अंदर से फूटता है, तो वो आनंद केंद्र है। यहाँ पर प्रेक्षा करने से आनंद की अनुभूति होती है। पर हम साइंटिफिक बात करते हैं कि किस तरह से थाइमस ग्लैंड जो है वो काम करता है। लंग्स के बीच में हृदय के पास थोड़ा सा ऊपर इसका स्थान है। ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में इसका विशेष योगदान है, रोगों से लड़ने का काम करती है। इस ग्रंथि के का संबंध जो है वो मैंने पहले ही बताया कि आनंद केंद्र से है। आनंद केंद्र पर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करने से इस ग्रंथि के कार्यों का संतुलन होता है। नेक्स्ट स्लाइड। गोनाड्स ग्लैंड पर भी ये ग्रंथि नियंत्रण करती है। आगे हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड यानी कि तेजस केंद्र। किडनी के ऊपर के भाग में टोपी की शेप में जो है वो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है। इसकी संख्या 2 है। ये 2 पार्ट्स में है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो है वो इसका बाहरी पार्ट है और मेडुला इसका भीतरी पार्ट है। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तनाव से लड़ने का कार्य करती है। तनाव के समय पिट्यूटरी ग्रंथि इस ग्रंथि को आदेश देती है कि तुम अपने स्रावों का निर्माण करो और तनाव से जाके लड़ो। पिट्यूटरी ग्रंथि का आदेश पाते ही यह ग्रंथि कार्टिसोल नामक स्राव बनाती है और तनाव से लड़ने के लिए उसे रक्त में भेज देती है। यदि यह कार्य ना करे तो तनाव आते ही निश्चित रूप से हम बीमार पड़ सकते हैं। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, तो इस ग्रंथि पर जब हम प्राण के प्रवाह का प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते हैं तो ये केंद्र जो है इसके स्रावों का संतुलन किया जा सकता है इस ग्रंथि का। और यहाँ से इम्यून सिस्टम में काम करती है, ब्लड प्रेशर के लिए काम करती है, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स देती है। तो इसके जो हम नियंत्रण करके इसके स्रावों से हम अपना लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद है गोनाड्स ग्लैंड। गोनाड्स ग्लैंड जो है वो स्त्री को स्त्रीत्व और पुरुष को पुरुषत्व प्राप्त करते हैं। इसका स्थान जो है वो स्वास्थ्य केंद्र अपने पेड़ों के नीचे का स्थान जो है आपने पहले स्क्रीन में देखा ही था। तो स्वास्थ्य केंद्र इसका मुख्य चैतन्य केंद्र है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स बनाती है। मेल में ये टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण करती है। नेक्स्ट। यस, तो हमने जो 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां थी उनके बारे में तो बात की कि किस प्रकार से उनके स्रावों का संतुलन चैतन्य केंद्र प्रेक्षा द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में 13 केंद्र है। तो उसमें से हमने ज्ञान केंद्र और शक्ति केंद्र 2 केंद्रों की बात की। कुछ केंद्र जो हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़े हुए जो चैतन्य केंद्र है उनका महाप्रज्ञ जी ने हमें क्यों दिया कि क्यों हमें इन पर ध्यान करना चाहिए और ये हमारे शरीर के नियंत्रण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे भावों पर नियंत्रण करने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं ब्रह्म केंद्र की। आप देख पा रहे हैं जीभ के अग्रभाग पर हमारा ब्रह्म केंद्र है। तो ब्रह्म केंद्र, जीभ जो है वो नेगेटिव आयन होता है। तो जीभ का जब हम नेगेटिव आयन क्या काम करते हैं, चंचलता को बढ़ाते हैं। तो जीभ जो है वो हमारी चंचलता को बढ़ाती है। तो जब हम यहाँ पर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते हैं इसको स्थिर करके चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में, तो क्या होता है, इसके जो नेगेटिव आयन्स हैं वो कितने कंट्रोल में होने चाहिए। चंचलता भी चाहिए, बिल्कुल चंचलता नहीं होगी तो भी नहीं चलेगा। तो और भी इसके बहुत बहुत सारे फायदे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो और बहुत सारी चीजें हैं, पर फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ इसके साइंटिफिक रीजन की। तो जो है नेगेटिव आयंस पर कंट्रोल होता है जिससे हमारे मूड पर नियंत्रण आता है, यानी कि हमारी चंचलता पर नियंत्रण आता है। इसके बाद है हमारा, आप नोज देख रहे होंगे, प्राण केंद्र, नाक का अग्रभाग। प्राण केंद्र जो है वो हमारे नाक का अग्रभाग है। जब हम प्राण केंद्र पर प्रेक्षा करते हैं, नाक का जो हिस्सा है ये ऐसे माना जाता है कि ये इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के आयन को पहचानने की क्षमता होती है।
नेगेटिव आयन चंचलता पैदा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पॉजिटिव आयन है वो अवसाद पैदा करते हैं, यानी कि वो शांति पैदा करते हैं, एकदम आदमी शांत हो जाता है। तो दोनों पर ही नियंत्रण करना जरूरी है, इसी इसका नाम दिया गया है। यहाँ से हम ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं। तो प्राण केंद्र की परीक्षा करने से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आयन का संतुलन होता है और उसके बैलेंस से मूड पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद आप कान का क्षेत्र देख रहे होंगे। कान का क्षेत्र जो है वो है हमारा अप्रमाद केंद्र। अप्रमाद, इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, प्रमाद मतलब आलस्य, अप्रमाद मतलब आलस्य नहीं करना। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने नाम भी बहुत ही सोच समझ कर दिए हैं कि आलस्य नहीं। जैसे पुराने टाइम में हमने देखा था कि जब सजा मिलती थी तो कान पकड़ने की सजा देते थे टीचर्स। आजकल तो ऐसा होता नहीं है, पर पहले कान पकड़ के खड़े हो जाओ और वो पूरा टाइम कान। तो इससे क्या होता, वो सजा नहीं थी, वो एक्चुअली साइंटिफिक रीजन था। यहाँ के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ का जो केंद्र है, क्योंकि ब्रेन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उसके कारण जो आलस होता है वो भाग जाता है, दूर चला जाता है। इसके अलावा अप्रमाद केंद्र का एक और बहुत ज्यादा फायदा है, वो है किसी भी आदत से छुटकारा पाने के लिए। जैसे नशे की जो आदत है उससे छुटकारा पाने के लिए जितने प्रयोग किए गए उसमें सबसे ज्यादा, बहुत सारे रिसर्च भी है कि आप यहाँ कान के पास इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए और वो आदमी ने नशे की आदत छोड़ दी। ऐसे कहा जाता है कि प्रवचन सुन के मैं नशा नहीं करूंगा, ये गलत बात है, पर वो आदमी कर नहीं पाता है, रुक नहीं पाता है, वो वापस से उसमें डूब ही जाता है। लेकिन कहते हैं कि अब रिसर्च में आया हुआ है कि एक व्यक्ति को जब अप्रमाद केंद्र पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए यहाँ पर कान के आसपास, तो उसको उस शराब में से गंध आने लगी। मतलब अब वो चाहकर भी उसे पी नहीं सकता था। तो इस तरह से उसकी आदत अपने आप ही छूट गई। नेक्स्ट है हमारा चक्षुष केंद्र, दोनों आंखों के गोलक को समान। तो दोनों आंखों के गोलों में जो चक्षुष केंद्र है, आंखें ब्रेन से डायरेक्टली रिलेटेड है, जीवनी शक्ति है। आंखों में हमारे जीवनी शक्ति दिखाई देती है। हम ऐसे जानते हैं ना कि और कुछ भी नहीं बोले तो आंखें बोलती है, आंखों से व्यक्ति को पहचान लिया जाता है। तो आंखों की पावर को तो हम समझ ही सकते हैं। जीवनी शक्ति जब इसको नाम दिया गया है कि उसके रूप में काम करती है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस केंद्र की परीक्षा करने से हमारी जीवनी शक्ति का जो है वो बढ़ाया जा सकता है, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट जी, तो इस तरह से हमने पूरे 13 चैतन्य केंद्रों के बारे में जाना कि 13 चैतन्य केंद्र जो हैं वो किस तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़े हैं, 7 केंद्र, और बाकी के जो केंद्र हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़े हैं, और हमारे ब्रेन के बहुत ही मुख्य स्थान ज्ञान केंद्र जो कि तीनों ब्रेन से संयुक्त है, और दूसरा हमारा शांति केंद्र। तो इस तरह से ये सारे के सारे आप अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि शक्ति केंद्र जो है वो सेंटर ऑफ एनर्जी है, सारी शक्ति वहां पर भरी हुई है, उसका स्थान है बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और ये गोनाड्स ग्लैंड्स के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके बाद है स्वास्थ्य केंद्र, नीचे से चल रहे हैं हम अभी। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र सेंटर ऑफ हेल्थ, लोअर एब्डोमेन का पार्ट है, ये भी गोनाड ग्लैंड के अधिकार क्षेत्र में आता है। तेजस केंद्र सेंटर ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी, एड्रिनल ग्लैंड इसका स्थान माना जाता है। आनंद केंद्र सेंटर ऑफ ब्लिस नियर हार्ट, हमारे दिल के नजदीक आनंद केंद्र का स्थान है, थाइमस ग्लैंड इसका स्थान माना जाता है। विशुद्धि केंद्र सेंटर ऑफ प्योरिटी, थ्रोट गले का, थायराइड ग्लैंड और पैराथाइरोइड ग्लैंड की जो हमने बात की थी, ये दोनों ग्लैंड जो है वो इससे संबंधित है। ब्रह्म केंद्र सेंटर ऑफ सेलिबसी, टिप ऑफ द टंग सेंस ऑर्गन है, ये टेस्ट का सेंस ऑर्गन इसे माना जाता है। चंचलता की बात हमने की, तो ये संयम भी देता है जीवन में, सेंटर ऑफ सेलिबसी। नेक्स्ट प्राण केंद्र सेंटर ऑफ वाइटल एनर्जी, टिप ऑफ द नोज, ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है, नाक जो है वो। नेक्स्ट है चक्षुष केंद्र सेंटर ऑफ विजन आईज, ये भी सेंस ऑर्गन है। अप्रमाद केंद्र सेंटर ऑफ विजिलेंस, हमने अभी अभी बात की, ये कान से संबंधित है, हियरिंग ऑर्गन से। इसके बाद दर्शन केंद्र सेंटर ऑफ इंट्यूशन बिटवीन बोथ आईब्रोज, इसका स्थान दोनों आईब्रोज के बीच में। पिट्यूटरी ग्लैंड
मास्टर ग्लैंड जिसे कहा जाता है, वो इसका स्थान माना जाता है। इसके बाद है ज्योति केंद्र, सेंटर ऑफ एनलाइटमेंट। पीनियल ग्लैंड, जिसके ये मिडल अपने फोरहेड के मिडल पोर्शन में इसका स्थान आता है पीनियल ग्लैंड का। हालांकि ये ग्रंथि पीछे की तरफ होती है, बट परीक्षा यहीं से की जाएगी, तो इसलिए इस स्थान को ज्योति केंद्र माना जाता है। इस पर जैसा मैंने बात की, भी बहुत सारे और रिसर्च होने चाहिए। इसके बाद है शांति केंद्र, हाइपोथैलेमस का स्थान, सेंटर ऑफ पीस, फ्रॉम द पार्ट फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड। इसके बाद ज्ञान केंद्र, सेंटर ऑफ विजडम, ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो इस तरह से ये हमारे 13 चैतन्य केंद्रों के बारे में चर्चा हमने की। अपनी क्षमता के अनुसार जो भी मैं व्याख्यान कर पाई मैंने बताया। तो ओम अरहम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एकाग्रता के साथ जिस चैतन्य केंद्र को देखा जाए उसमें प्रकंपन शुरू हो जाते हैं और ये प्रकंपन सुप्त शक्ति को जगा देते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान, शक्ति विकास और आनंद की अनुभूति के लिए उन सघन क्षेत्रों की सक्रियता हमारे लिए बहुत अर्थपूर्ण है। इस विषय को इतने साइंटिफिक वे से समझाने के लिए आपका बहुत आभार। थैंक यू रेणु जी। इस विषय से रिलेटेड आप में से किसी को भी कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। सर, हम मतलब आपके पास आए हुए क्वेश्चन वो ले लें जब तक कोई क्वेश्चन आ रहे हैं या? जी जी, मेरे पास 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जब तक कोई क्वेश्चन आते हैं तब तक आप आए हुए क्वेश्चन ले लो प्लीज। मेरे पास 3 प्रश्न हैं, नीलम जी के श्रीलंका से हैं। एक उनका प्रश्न है कि श्वास लेते समय तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से ले लेते हैं, लेकिन छूट बहुत तेजी से जाता है, उसमें जल्दीबाजी में छूट जाता है। बाकी होना ये चाहिए कि श्वास लेने में यदि हमको 4 सेकंड लगते हैं, छोड़ने में हमको 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड या 8 सेकंड, मतलब डबल तक भी लगे तो अच्छा रहता है। लेकिन जिन लोगों को प्राणायाम का अभ्यास नहीं है तो उनके साथ ये समस्या होती है कि नियंत्रण नहीं है उनका श्वास पर, तो श्वास छूट बहुत जल्दी जाता है। लेकिन ये जो समस्या है, ये 2 चीज, एक तो प्राणायाम का अभ्यास करें, सुबह सुबह जब भी योगासन करें तो प्राणायाम का अभ्यास करें। दूसरा, समताल श्वास का अभ्यास करना चाहिए, घड़ी देखकर 5 सेकंड में लिया, 5 सेकंड में छोड़ा। ये सज जाए तो 5 सेकंड लेने के बाद में 2 सेकंड होल्ड किया, फिर 5 सेकंड छोड़ा, 2 सेकंड बाहर होल्ड किया, फिर होल्डिंग 3 सेकंड करें, फिर इक्वल कर दें, 5-5-5 कर दें, फिर 5 सेकंड में लें, 7 में छोड़ें। तो उस तरीके से प्रोपोर्शन फिर छोड़ने का बढ़ाएं धीरे धीरे। पहले तो इक्वल में 5-5-5 चारों का पूरा प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद में फिर छोड़ने का समय बढ़ाने का प्रैक्टिस करें। तो इसमें समय लगेगा, हो सकता है आपको 6 महीने लगे, 3 महीने लगे। पहले तो लेने और छोड़ने पर 5-6 सेकंड तक पूरा कंट्रोल आ जाए, फिर ये बाद होल्डिंग पीरियड फिर बाद में बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें धीरे धीरे एक स्टेप पूरा हो जाए, 5-6 दिन तक आप बिना किसी दिक्कत के कर लें तो फिर अगले स्टेप पर जाए, 1 सेकंड टाइम बढ़ाएं, फिर वो 10 दिन पूरा हो जाए तो फिर 1 सेकंड बढ़ाएं। ऐसे करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस पूरी बन जाएगी। दूसरा इनका प्रश्न है कि एक सभी प्रशिक्षकों को कहा गया था कि श्वास की माला फेरनी है, कि आप आते जाते श्वास को देखें, देखेंगे तो विचार नहीं आएगा, देखना छूटेगा तो विचार आ जाएगा। तो श्वास की एकाग्रता में गहरी एकाग्रता हो जाए और विचार ना आए, इसके लिए कहा गया था कि 108 से पहले यदि आपका विचार आ जाए तो आप वापस 1 पर गिर जाएंगे। तो इनका प्रश्न ये है कि हम ध्यान कहाँ लगाएं, गिनती पर ध्यान लगाएं या श्वास पर ध्यान लगाएं? अब गिनती पर ध्यान नहीं लगाना, ध्यान तो श्वास पर ही लगाना है। लेकिन अब प्रश्न तो ठीक है
थोड़ा बहुत अब उनको मैकेनिकली उंगलियों से श्वास की गिनती कर, जैसे हम माला गिनते हैं ना, एक तरफ 12 एक तरफ 9, 12 पूरा होता है तो एक पूरा हो जाता है। फिर फर्स्ट से 12 वाला चालू करते हैं तो सेकंड उंगली, सेकंड फोर 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 पे हमारा उंगली चली जाती है। तो 12 into 9 108। तो ऐसे थोड़ा सा मत समझ करो, अपनी एक आदत बनानी पड़ेगी हाथों की, एक श्वास पूरा होते ही हाथ आगे बढ़ जाए, अपने आप बढ़ जाए। लेकिन जो हमारा ध्यान है, चित्त की एकाग्रता है, वो हमारे दोनों नथनों के संधि स्थल पर रहेगी, जंक्शन ऑफ बोथ द नॉस्ट्रल्स। वहां इतनी गहरी एकाग्रता हो और मैकेनिकल हाथ आगे बढ़ता जाए, ऐसा करना। और यदि बीच में विचार आ गया तो वापस 1-1 पे आ जाएंगे। तीसरा इनका प्रश्न है, ज्योति केंद्र पर जब ध्यान करते हैं तो ध्यान आगे से पीछे तक कैसे करना है? ज्योति केंद्र पर आगे से पीछे नहीं करना है। जो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सामने है, जैसे शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, यहाँ तक के केंद्रों पर तो क्या है, आगे से पीछे तक करना है। देखिए इसके बाद जो केंद्र है वहां आगे से पीछे वाली बात सब जगह नहीं है, दर्शन केंद्र में भी नहीं है, ज्योति केंद्र में भी नहीं। मान के चले कि दर्शन केंद्र में हमें आधा 1 इंच भीतर तक जाना है, समझ लिए, बस इतना ही जाना है। इतना ही ज्योति केंद्र में भी जाना है कि मान लिए करीब करीब 1 इंच भीतर तक जाना है, पीछे तक नहीं जाना, चित्त को पीछे तक नहीं ले जाना। क्योंकि ज्योति केंद्र का जो स्थान है, पीनियल ग्लैंड का स्थान है, वो हमारे ललाट के मध्य भाग पर है। और समझिए कि 1 इंच के भीतर तक जाएंगे तो ज्योति केंद्र का पूरा प्रभाव क्षेत्र, ज्योति केंद्र का प्रभाव क्षेत्र, पीनियल ग्लैंड का प्रभाव क्षेत्र कवर हो जाएगा। ऐसा ही दर्शन केंद्र के साथ हो। तो इसमें पीछे तक नहीं जाएंगे। अब ऐसा अनुभव किया गया है, मेरा भी अनुभव है, कि लंबे ध्यान के बाद में आगे की बजाय पीछे चला जाता है, साधक पीछे से देखने लगता है, वो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन ज्योति केंद्र का स्थान यहीं पर ही है, वो पीछे नहीं है। आप मान के चलिए कि यहाँ से 1 इंच भीतर तक ही ध्यान दे रहा है। अब वो चित्त अपने आप पीछे से देखे ज्योति केंद्र को, अब वो कुछ होता होगा, ऐसा प्रक्रिया होती होगी कि भाई ज्यादा ध्यान के बाद में वो पीछे से देखने लगता है। तो इसमें मान के चले कि ज्योति केंद्र हमारा करीब करीब 1 इंच भीतर तक का ही स्थान है। 3 के 3 प्रश्न थे, अब आज के सब्जेक्ट के ले सकते हैं। और रेणु जी थोड़ा सा एक ध्यान रखें, या कोई भी ट्रेनर क्लास ले, स्लाइड जब हमें आगे बढ़वानी हो तो प्लीज शब्द किसी से भी हम सहयोग लेना, हमारा सहयोगी हो, हमारा सबॉर्डिनेट हो, प्लीज बहुत रिक्वेस्ट भरी भाषा होनी चाहिए। आगे बढ़ाएं, ऐसे नहीं होना, आगे कर दें, प्लीज प्लीज आगे, प्लीज नेक्स्ट, प्लीज प्लीज शब्द होना चाहिए, रिक्वेस्ट होनी चाहिए, ये हमारी विनम्रता को दिखाता है। अब आप क्वेश्चन ले सकते हैं प्लीज। सर अभी तक कोई हैंड रेज और कोई चैट में आया नहीं है, तब तक क्या मैं रेणु जी को इनवाइट कर दूं फॉर गाइडलाइंस ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेवल 2? ठीक है, यदि कोई हैंड रेज नहीं है तो अभी तक हैंड रेज नहीं है, तो रेणु जी प्लीज। जी थैंक यू सो मच। ओम अरहम। आशा है आप में से कुछ लोग मतलब क्वेश्चंस भी आते, क्वेरी भी आते, तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो स्पेशली नोट्स के लिए गाइडलाइंस इसीलिए रखी जाती है कि क्या आपको कैसे लिखना है, क्या नोट्स बनाने हैं, किस प्रकार से आपको प्रक्रिया लिखनी है। और अभी हमारे विषय भी वैसे देखा जाए तो शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, ये नए विषय हम बोल सकते हैं, क्योंकि पहले जो विषय थे कायोत्सर्ग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, उससे हम कुछ परिचित थे, लेवल 1 में थे तब। तो ये नए विषय है, तो इसकी तैयारी और अच्छे से करनी है हमको। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जब भी गाइडलाइंस हम बताएं तो प्लीज आप बुक भी साथ में रखेंगे तो और समझ में आएगा। पेज नंबर 39 पे ये जो चार्ट दिया गया है, इसमें आपको पॉइंट्स वाइज तो लिखना ही है
एक चैतन्य केंद्र आध्यात्मिक स्वरूप में कई बार ये डाउट्स पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि चैतन्य केंद्र आध्यात्मिक स्वरूप में कुछ लिखा हुआ है, चैतन्य केंद्र, चेत मन का तात्पर्य, ये आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। खाली आपको वहां पे लिखना है चैतन्य केंद्र, चेतना की अभिव्यक्ति के विशिष्ट केंद्र, तो उसको एक्सप्लेन करिए। बाकी उसके बाद से आप थोड़ा उसको कट ऑफ कर सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कई लोगों को। फिर उसके बाद चैतन्य केंद्र प्रेक्षा क्या है, एक एक पॉइंट जैसे हमेशा आपको गाइडलाइन दी जाती है, आप बुक पढ़े, जो भी आपके यूट्यूब पे पहले के भी बहुत अच्छे वीडियो है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कोई भी टीम मेंबर से पूछ सकते हैं, वो रिफर करें और अपने नोट्स बनाएं। फिर है वैज्ञानिक स्वरूप, तो वैज्ञानिक स्वरूप में ज्यादा आप लोग चिंता ना करें, जो भी ग्लैंड से बेसिक नाम, उसका हार्मोन और उसका एक दो मेन फंक्शन, इतना करेंगे तो भी पर्याप्त है। डोंट वरी मोर अबाउट साइंटिफिक एस्पेक्ट। फिर हम आते हैं प्रक्रिया पर। प्रक्रिया भी स्टेप बाय स्टेप आपको लिखनी है, और प्रक्रिया में विशेष करके सावधानी ऐड कर सकते हैं। जैसे चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है तो उसमें क्या सावधानी रखनी है, तो वो बता सकते हैं कि नीचे के केंद्रों के साथ ऊपर के केंद्रों पर ध्यान अवश्य करें, नहीं तो वृत्तियों का उभार हो सकता है। अगर समय कम है तो सिर्फ ऊपर के चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करें। तो ऐसी कुछ डूज एंड डोंट्स आप उसमें लिखिए। जब आप पढ़ेंगे, जब आप लिखेंगे, तो ही आपको क्लैरिटी आएगी। जब हम लेवल 2 की तैयारी कर रहे थे तो मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि पहले एक नोट बनाया, फिर उसमें कुछ करेक्शंस किए, फिर उसको और पढ़ा, फिर उसको दूसरी बार बनाया। लाडनू जाते जाते 4 बार तो नोट्स बन गए होंगे। तो जब हम बनाते हैं फिर ही हमें वो प्रोसेस में हम मतलब जा सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। एक्सपर्ट ऐसे ही नहीं बने हैं, जो भी एक्सपर्ट बने हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं शुरुआत की होगी। तो शुरुआत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, और इतनी अच्छी हमें क्लासेस, सर का गाइडेंस मिल रहा है, तो प्लीज अभी भी समय है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, ध्यान करिए, और अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगी कि एनाटॉमी के जो भी आपके पीडीएफ है उसको रिफर करें। प्रेक्षा संदर्शिका, ये भी एक बुक है, कंफ्यूजन नहीं है, ये यूजफुल इसलिए रहेगी कि ये नोट्स आपको बहुत अच्छे से आप बना पाएंगे। प्रक्रिया भी इसमें बहुत अच्छी दी हुई है, तो इसको भी आप रिफर करें। इसका भी पीडीएफ हम शेयर करते रहते हैं, फिर शेयर कर देंगे। और क्वेश्चन बैंक, हमारी लेवल 2 की टीम बहुत एफर्ट डाल रही है, क्वेश्चन बैंक भी बना रही है, तो वो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लेवल 2 का प्रिपरेशन। और साथ में सॉफ्ट स्किल की क्लासेस, वो भी आप अटेंड करिए, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, टीम वर्क बढ़ाएगी, आपकी स्किल्स बढ़ाएगी, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होगा। तो हमें सब तरफ से तैयारी करनी है, नोट्स बनाने हैं। शरीर प्रेक्षा की भी तैयारी आप ऐसे ही करेंगे। जो भी आपको ये कॉलम है पढ़िए, नोट्स बनाइए, कहीं भी कोई डाउट आता है पेन पेंसिल लीजिए, सर्कल करिए, पूछिए, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो आशा है कि थोड़ा क्लैरिफाई किया है मैंने। और भी कोई डाउट्स हो तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि कहा भी गया है, बिहाइंड एवरी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देयर वर काउंटलेस आवर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। तो अच्छी तैयारी करिए, अच्छे प्रेजेंटेशंस दीजिए, ध्यान करिए, आसन करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच रेणु जी। आई एम हाईली मोटिवेटेड कि लेवल 2 करके ही दिखाना है, और मुझे लग रहा है हमसे जुड़े हुए सबके मन में वही ख्याल चल रहा है। जयविंद्र मैम, आवाज आ रही है? हाँ आप बोलिए, पूछिए आप। मैम, रेणु मैम ने बताया था ना कि आज हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कर रहे हैं,
तो उसमें उन्होंने कहा कि हम ग्रंथि तंत्र के बारे में बात करेंगे, तो नाड़ी तंत्र के बारे में क्यों नहीं बात करेंगे? मतलब वो भी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में नहीं आएगा क्या? नाड़ी तंत्र के सॉरी, नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र दोनों मिलकर ही काम करते हैं। नाड़ी तंत्र के बारे में जैसे हम जानते हैं कि नव इम्पल्स है, लेकिन चैतन्य केंद्र प्रेक्षा जो है वो मुख्य रूप से ग्रंथि तंत्र पे की जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों पे। तो अगर हम नाड़ी तंत्र को भी लेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो दोनों अलग अलग बन जाते हैं। वो खुद अपने आप में नाड़ी तंत्र एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हमने आज खाली ग्रंथि तंत्र के बारे में बात की। ओके, थैंक यू मैम। विमला जी आप थैंक यू सीमा जी। विमला जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। एक हेलो, हाँ जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप बोलिए। मैं वो जो अभी मैडम ने वो एक बुक बताई थी जिसमें वो चार्ट दे रखा है, उस बुक का नाम क्या है? जी, एक तो हमारी जीवन विज्ञान रूपरेखा बुक है, एक प्रेक्षा संदर्शिका है, इसका पीडीएफ शेयर करेंगे और इसको आप ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग बना देंगे तो आपको यूजफुल रहेगी। ये पीडीएफ का मैंने बाइंडिंग कराया हुआ है, प्रेक्षा संदर्शिका, अभी शेयर कर देंगे हम ग्रुप में। तो मैम वो ये जो जीवन विज्ञान की रूपरेखा है बुक मेरे को कहीं अवेलेबल नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक बुक नहीं होती है हमें वो एक पढ़ने का जो एक पीडीएफ आता है, बट उसमें इतना वो क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि एक पेज आगे पीछे करते रहते हैं। एक बुक सामने होती तो उसमें पढ़ने में जो एक वो हमारी जगती है प्रेरणा, वो एक अलग चीज होती है। तो बुक मुझे कहीं अवेलेबल नहीं हो रही। अभी मैं लाटू और छापर भी गई थी, बट वहां पे भी ये बुक नहीं मिली मेरे को। और मैंने आगे भी जैन विश्व पार्टी में भी इसकी कोशिश की, पर अभी वहां पे भी बुक नहीं है अवेलेबल। जी सर, ये एक दो जन का और आया कि लाडनू में भी बुक अवेलेबल नहीं है। ये सर बुक प्लीज बताएं। ये बुक अभी क्योंकि ये बुक जीवन विज्ञान की है, इसलिए ये बुक अब अणुवत विश्व भारती के पास चली गई है। इसका पब्लिकेशन अणुवत विश्व भारती करेगी इस बार। मेरी संजय जी जैन अणुवत विश्व भारती के उनसे करीब जुलाई महीने में बात हुई थी, 3 महीने हो गए। तब उन्होंने कहा था 1 महीने में ये पब्लिश हो जाएगी। तो मैं संजय जी से बात करता हूँ, संजय जी से बात करके ग्रुप में मैसेज डालता हूँ क्या पोजीशन है। और शायद बुक तो सभी जगह आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, जैन विश्व भारती में भी नहीं है और कहीं नहीं है। मेरे पास 1-2 एक्स्ट्रा बुक हैं जीवन विज्ञान की रूपरेखा की, तो मैं शायद हमारे यदि कोई एमपी को होंगे उनको दे दूंगा। लेकिन मैं आपको संजय जी से बात करके कल या परसों तक ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल। थैंक यू, थैंक यू। सर और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नविता जी का भी सेम ही है कि वो 1 साल से ही सर्च कर रहे हैं लेकिन उनको बुक नहीं मिली है। नहीं, बुक के बारे में मैं 1-2 दिन में बताता हूँ, तब तक तैयारी करें। और एक बात ये देखने में आई है कि चाहे तो हमारे लेवल सबका इंटरेस्ट ज्ञान में तो है, ध्यान में कम है एक तो, और योगासन में भी कम है। तो योगासन में देखते हैं कि अब ट्रेनर बने हुए मान लिया 5-5 साल हो गए और उनके बहुत सारे आसन नहीं लगते हैं, शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है, ध्यान में 1 घंटा बैठ नहीं पाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इस बात को थोड़ा ये समझना है कि लेवल 1-2 से हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मान। ये एक तरीके से मोटिवेशन है कि इस बहाने से परीक्षा के माध्यम से एक कोर्स करने के माध्यम से हमारा ज्ञान प्राप्ति हो गई। लेकिन फिर यदि हमने ज्ञान प्राप्ति करके उसका प्रयोग नहीं किया तो फिर हमको क्या फायदा? हमारा लक्ष्य कोई ज्ञान प्राप्ति, अब परीक्षा ध्यान का केवल आपने नॉलेज कर लिया, अब वो उपयोग में नहीं आया, हमारे जीवन में उपयोग में नहीं आया, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया, तो हमारे किस काम का है? और प्रयोग बिना बदलाव नहीं होगा, हम वीतराग कैसे बनेंगे? तो प्रयोग हमारा पहला
लक्ष्य है प्रयोग का। इसीलिए अभी लेवल 1 और 2 में शिविर कंपलसरी किया गया। नहीं तो लोग फटाफट तैयारी करके लेवल 2 ट्रेनर बन जाते हैं, उनका प्रैक्टिस नहीं रहता, अनुभव नहीं रहता। इसीलिए प्रैक्टिस शिविर की अनिवार्यता की गई है। तो सब लोग ध्यान का प्रैक्टिस जरूर करें और जहां भी मौका लगे कैसे भी कोशिश करके लाडनू में शिविर जरूर करें। जो अब लेवल 2 हो चुके हैं उनको भी होना चाहिए कि साल भर में एक शिविर कर, ट्रेनर नहीं तो साधक के रूप में कर लें। उनको लगता है कि भाई अब वहां लाडनू में मुझे एकांत साधना करनी, तो एकांत साधना करें। लक्ष्य होना चाहिए। अब बहुत ज्यादा मजबूरी है, घर की परिस्थिति ऐसी कि नहीं निकल सकते, 2 साल में एक बार करें, कोशिश करने पर संभव है। आपको लगता है कि घर पर फैमिली को अकेला कैसे छोड़ेंगे, पूरी फैमिली को लेके जाइए, पूरी फैमिली को लेके जाइए, शिविर करिए। तो यदि ऐसा होगा तो अच्छा, पूरी फैमिली शिविर कर लेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। सब ध्यान सीख जाएंगे, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो मुझे लगता है इसके बारे में थोड़ी जागरूकता रखनी चाहिए। और एक बात और, मैंने देखा है जिनका प्रैक्टिकल अच्छा होता है वो लेवल 2 भी पास हो जाते हैं, बहुत जल्दी पास हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव से किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, बताना बहुत इजी रहता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, प्रैक्टिकल हमारा अच्छा होना चाहिए। ये ममता जी का हैंड रेज। हाँ, ममता जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ प्लीज आप बोलिए। हाँ, बस वो बताना था, सर ने एक बार बताया था इंग्लिश ट्रेनर के लिए। तो एक नाम है मेरे पास, मीना ओसवाल बालोतरा से। तो वो नोट डाउन कर लीजिए, आप उनसे कांटेक्ट करिएगा। तो वो रेडी है करवाने के लिए, जैसे भी होगा वो अपना समय दे देगी। और बस बाकी वो बात बता दी होगी आपने। ठीक है ममता जी, मैं आपसे ले लूंगी नंबर। सर और कोई हैंड रेज नहीं है? अभी हम संपन्न करेंगे सबके हाथ जुड़े हुए, पूज्य गुरु चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, जिनकी कृपा से हमें ये ऐसा परीक्षा ध्यान जैसा मानव कल्याण का अवदान मिला, जिनकी कृपा से हमको ये ज्ञान मिला और जिनकी कृपा से ये सारे कार्य हो रहे हैं। परीक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में, परीक्षा अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण के चरणों में, और इस लोक में जितने भी गुरु हैं, आचार्य हैं, जो भी मानवता का कल्याण का कार्य कर रहे हैं, उन सब के प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। हम सब लेवल 2 के प्रति, रेणु जी, सुधा जी, सब टीम के प्रति भी बहुत बहुत आभार। सर कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी है। सर का गाइडलाइंस, सर का गाइडेंस और आज रेणु जी की गाइडलाइंस। सो ऐसा लगता है द गोल ऑफ level 2 team is to make this 8 p.m. the learning hour for every Preksha Sadhak and every Preksha trainer. So every Monday we bring best Preksha trainer to speak on the topic जो आपको help करेंगे to become the better version of yourself. तो लाइफ में हम अच्छा ही अच्छा कर पाए, इसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा सर ने कहा, ज्ञान के साथ ध्यान में भी नियमितता रहे और आसना में भी नियमितता रहे। अगले मंडे हम ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक विषय के साथ वापस मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। और आप सबको याद ही है क्या करना है, सतर्क रहना है, सहज रहना है और सरल रहना है अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रति। ओम अरहम।